राजनीतिनामा बिहार के नए अंक में, नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। हम लोग इस अंक में इस राजनीतिनामा बिहार के इस वीडियो में बहुत सारे मुद्दों पर बार बार बात करते रहे हैं। अचानक विधानसभा में जो अभी बहस और प्रतिबहस चली बजट पर, उसमें कुछ नेताओं के भाषण को भी सुनने का मौका मिला। उसी क्रम में जब बिहार के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी जी ने और उनके साथ सुनील सिंह जो राजद के एमएलसी हैं, उनके बीच एक विवाद हुआ विधान परिषद में, जहां सुनील सिंह जी ने कुछ कहा, उसके बाद अशोक चौधरी जी ने कुछ कहा और उसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि हाँ, बिस्कोमान के चेयरमैन से उनको हटाने में मेरी भी भूमिका थी। तो उधर से उन्होंने भी कहा सुनील सिंह जी से कि हाँ, इनके घर से पैसे दिए गए, जो भी उनके पैनल के लोग थे उनको अपना ओपिनियन बदलने के लिए। और विमर्श का जो स्तर है वो काफ़ी खराब चला और वह उस तरह से उच्च सदन में यह उम्मीद नहीं की जाती, फिर कैबिनेट मिनिस्टर से भी यह उम्मीद नहीं की जाती। इसी क्रम में मेरे मन में एक विचार आया कि जिस मुद्दे पर हम लोग या मैं कई बार बात कर चुका हूं कि बिहार में जो राजपूत राजनीति है वह किस तरफ जा रही है और इसका द्वंद्व अभी तक 90 के दशक के बाद ये अपने काफी द्वंद्व में या उस दौर से गुजर रही है राजपूत राजनीति। क्योंकि विधानसभा में नीरज सिंह बबलू को कुछ बोलते हुए सुना गया और विधान परिषद में सुनील सिंह जी को अपने सरकार पर लगातार बोलते हुए सुना गया, लेकिन और आवाजें बहुत ज्यादा नहीं सुनी गई। बोले होंगे लोग, मैं नहीं जानता, मैंने ही सुना होगा, लेकिन प्रखर तौर पर बाहर में भी इनकी आवाजें सुनी गई। तो एक सवाल जरूर उठता है कि हमारे राजपूत राजनीति का रास्ता किधर जा रहा है। सुनील सिंह राजपूत हैं, पार्टी कोई भी हो, जब हम अपने समाज और जमात की बात करते हैं तो करनी होती। और काफी समय से ये द्वंद्व रहा है सभी जगह कि हमारा नेता कलम का पक्षधर हो कि तलवार का, बुद्धिजीवी हो या बंदूकधारी हो, फैसला तो समाज को ही करना होता है। और विशेषकर जब ये हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि हाँ, जनरली जो राजपूतों हम महाराणा प्रताप की जयंती बनाते हैं तो किस लिए जाने जाते थे? वो स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, अपने कलेजे के लिए जाने जाते थे, अपने साहस के लिए जाने जाते थे, अपने ताकत के लिए जाने जाते थे। तो जब हमारे समाज में नेताओं के चुनने का या चुनवाने का सवाल आता है तो क्या हम अपने समाज के लिए केवल विधायक और एमपी चुनते हैं या हम अपने लिए नेता चुनते हैं? एमपी एमएलए होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है, ये शायद आप सभी समझ रहे होंगे। और मैं इसको कुछ उदाहरणों से अपने समाज के लोगों के सामने लाना चाहता हूं और भी लोगों के सामने लाना चाहता हूं। यह कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि जब आपको विधायक और नेता, एमपी और नेता में चुनना हो तो केवल आप एमपी चुनेंगे कि अपने समाज का नेता चुनेंगे? और उदाहरणों के द्वारा आप समझने का एक प्रयास कीजिए। जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं कह रहा हूं। एक मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं 1994 में। 1994 लालू जी आए थे, लालू जी उत्कर्ष पर थे और 1994 में एक चुनाव हुआ वैशाली लोकसभा का। ये मध्यावधि चुनाव था। इस चुनाव में किशोरी सिन्हा जी उस समय छोटे साहब थे। किशोरी सिन्हा जी इधर से खड़ी हुई और लवली आनंद को इनके विपक्ष में खड़ा किया गया। आनंद मोहन उस समय अपने करिश्माई तेवर के कारण आगे बढ़े हुए थे। और वैशाली में क्या हुआ नहीं हुआ बहुत सारे राजनीति के जानने वाले लोग जान रहे होंगे। कुछ इस तरह से हुआ कि किशोरी सिन्हा जी को बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें मिलजुल कर हरवा दिया और लवली आनंद को जिताया। कागज पर यही लिखा गया कि राजपूत एमपी हुई, लवली आनंद जी एमपी हुई और किशोरी सिन्हा जी हार गई। तो जब
फैक्ट चेक कोई करेगा कभी बाद में तो कहेगा कि हाँ एक राजपूत ही जीत कर आया, एक राजपूत हारे तो एक राजपूत जीते। अब फर्क यही हो जाता है सोचने का। किशोरी सिन्हा जी कौन थी? किशोरी सिन्हा जी की हार क्या केवल लालू प्रसाद जी की हार थी? क्या किशोरी सिन्हा जी की हार उस जमाने में अगर हम कहें तो यूपीए की हार थी कि कांग्रेस राजद का गठबंधन था? नहीं, यह आपको मूर्ख बनाने के लिए था कि यह लालू जी के खिलाफ विपक्ष का एक मजबूत पक्ष करने के लिए किशोरी सिन्हा जी को हराया गया। लेकिन किशोरी सिन्हा जी को हराने वाले में शामिल कौन लोग थे और आज वो लोग कहां हैं? जिन लोगों ने किशोरी सिन्हा जी को हरवाया था आज तो खुद राजद में है। वैशाली में वो सारे तत्व राजद के साथ हैं, राजद से चुनाव लड़ते हैं। किशोरी 1994 में, ये सभी लोगों को समझना होगा, बुद्धि से काम करना है या समझदारी है तो समझिए, वह किशोरी सिन्हा की हार नहीं थी, वह लालू प्रसाद जी की हार नहीं थी, वह अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू के द्वारा बिहार में जो आपके समाज का वर्चस्व था उसके हार की शुरुआत थी। सत्येंद्र बाबू के सामने जो विपक्ष के लोग हों, पक्ष के लोग हों, कितनों की राजनीतिक जन्म वहां से हुआ। राजनीतिक या राजनीति में मौका देने का काम उन्होंने किया था। आमने सामने कोई बैठ नहीं सकता था क्योंकि सबों को उन्होंने किया था। वह उस समय की राजनीति करने वाले लोगों ने उनका कुछ नहीं किया था, उन्होंने बहुत लोगों को राजनीतिक जमीन दी थी और किशोरी सिन्हा जी को हराकर सत्येंद्र बाबू की उस जमीन को कमजोर करने का प्रयास हुआ और राजपूत राजनीति के पतन की शुरुआत वहां से हो जाती है। नेतृत्व की, नेता की, व्यक्ति के तौर पर तो आज भी आप 32 विधायक हैं, आज भी इतने सारे एमपी हैं आप, लेकिन जिसकी मुंह में जवान हो, ताकत हो दिल में, बोली हो जिसकी और जिसके निर्णय किसी के भविष्य का फैसला करते हो, वैसे नेतृत्व को उस चुनाव में उनके विश्वास को समाप्त किया गया। तो वह चुनाव केवल एक चुनाव नहीं था, एक व्यक्ति की हार नहीं थी, एक राजपूत की हार और दूसरे राजपूत की जीत नहीं थी। जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो समाज की रक्षा क्या करेगा? तो वैसे लोगों आपकी राजनीति के पराभव की शुरुआत वैशाली लोकसभा 1994 है। मेरा मानना है, आपका चाहे जो मानना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह से हरवाया गया सारे लोगों ने मिलकर, भले कहा गया कि हाँ सवर्णों का असंतोष लालू जी के खिलाफ और आगे चलकर समता पार्टी के निर्माण का आधार, आपने इन लोगों के किए धरे पर पानी फेरा, इन लोगों के विश्वास पर पानी फेरा। क्योंकि आज भी बिहार में अगर राजपूतों का इतिहास में राजनीतिक रूप से सबसे अधिक राजपूतों को सामने लाने का किसी ने काम किया, सबसे ज्यादा टिकट व्यक्तिगत तौर पर देने का काम किया और बहुत सारे आज के भी नेताओं को राजनीतिक जमीन देने का काम किया, तो उसमें अनुग्रह बाबू का भी नाम है और उसमें छोटे साहब सत्येंद्र बाबू का भी नाम है। उस नाम के विश्वास का हनन हुआ 1994 में। फिर आगे हम चलते हैं। अब देखिए, रघुवंश बाबू हैं, वैशाली से आगे चलकर चुनाव लड़ते हैं और इनके सामने और भी लोग थे, लेकिन रामा सिंह आए, इनको लाया गया। मैं यही स्पष्ट कर दूं कि मैं लवली आनंद जी, आनंद मोहन जी या रामा सिंह जी के चुनाव लड़ने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि जब रघुवंश बाबू और इनमें चुनने का सवाल आएगा तो मैं तो सोते हुए भी इनको चुनूंगा, क्योंकि हमारे समाज, हमारे राजनीति की ये पहचान है ना, हम इन पर गर्व कर सकते हैं।
ये नेता हैं। रमा सिंह जी एमपी हैं, वो लड़े, लेकिन जब विकल्प आएगा कि इनमें से और इनमें से किसको चुनना है, और 90 के बाद विशेषकर राजपूत यहीं पर गलती करते चले गए कि उन्होंने विधायक और एमपी तो चुना लेकिन नेता नहीं चुना, जो अपने शर्तों पर लेकर सबको चले, जिसका एक अपना निश्चित स्वाभिमान हो, जो अपने हिसाब से चले, वो नहीं चुना। हम इस चुनाव में लगातार गलती करते चले गए। इसीलिए जो आज आपकी स्थिति है रघुवंश बाबू का नाम, जो अभी मैंने कहा कि कहा ही गया कि कलम बनाम बाहुबल लड़ाई थी, समाजवाद बनाम बाहुबल। मैं पुनः कहूं, मैं इनके बाहुबली होने का विरोधी नहीं, मैं कौन हो सकता हूं, मैं कैसे रोक लूंगा इनको। लेकिन एक पढ़े लिखे समाज के जागरूक होने मतलब आदमी होने के कारण जब हमको चुनाव करना आएगा, जब मेरे जैसे लोगों का चुनाव करना आएगा, तो मैं तो रघुवंश बाबू को ही चुनूंगा, क्योंकि समाज के लिए वही दूरगामी, समाज की जमीन को मजबूत करने वाला आदमी पॉजिटिव आदमी ही कर सकता है। तो हम लोगों ने जो किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। आज आपको टिकट नहीं देता है, कोई टहलाते रहता है, कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ करता है, कोई जी हजूरी करवाता है, कोई आपकी जबान काट लेता है, कोई मंत्रालय देने में आपको भीख की तरह मंत्रालय देता है, आपका वजूद नहीं होता है कि आप अपना इंसर्ट कर सके। इन्हीं सब चीजों का परिणाम है। क्या कोई रघुवंश बाबू को नजरअंदाज कर सकता था? इतनी हिम्मत उनके कंटेम्पररी किसी भी नेता में नहीं होती। फिर भी जो आपने किया है वो तो भोगना पड़ेगा। और कुछ भी हुआ, हारते भी रहे रघुवंश बाबू, लेकिन सच हमेशा बोला। वो लालू जी के खराब लगे अच्छा लगे, उसका यही नेता होता है। जो उसे सच सही लगता है वह अपने तथाकथित नेता का मुंह नहीं ताकता कि उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। जो अच्छा है बोलेंगे। रघुवंश बाबू की यही विशेषता थी, ऐसा ही आदमी नेता होता है। लालू जी से उनके लगातार संबंध रहे, उन्होंने दल नहीं छोड़ा कभी भी, उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने गलत को भी कभी नहीं स्वीकार किया। ये नेता होता है। इसी तरह से औरंगाबाद में क्या हुआ? औरंगाबाद नॉर्मली अनुग्रह बाबू तो कभी लोकसभा लड़े नहीं, सत्येंद्र बाबू लड़े, श्यामा जी लड़ी, और फिर निखिल बाबू लड़े। तो निखिल बाबू का जो चुनाव रहा वो सुशील सिंह के खिलाफ रहा, उधर से भी राजपूत इधर से भी राजपूत। पुनः वहां पर भी यही द्वंद्व था कि हम एमपी चुनेंगे कि हम नेता चुनेंगे। निखिल बाबू और सुशील सिंह के व्यक्तित्व में जब तुलना होगी तो सुशील बाबू के जो पिताजी राम नरेश सिंह जिसे लुटन सिंह जिनका नाम था, पहले सत्येंद्र बाबू के साथ ही काम करते थे। जाने क्या हुआ, जो भी हुआ हो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो कहना है 2004 में निखिल बाबू जीते, 2009 हार गए, 2014 हार गए। षड्यंत्र करके 2019 उनको टिकट नहीं दिया गया, षड्यंत्र करके 2024 उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि सामने वाले लोगों का एक ही उद्देश्य था। औरंगाबाद एकमात्र लोकसभा चुनाव था जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा गया। सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि चित्तौड़गढ़ को तोड़ देना है, चित्तौड़गढ़ के किला को तोड़ देना है। वर्तमान एमपी भी अनाप शनाप बक रहे हैं, अभी भी कल परसों भी उनका वीडियो आया। लेकिन हमने क्या किया? हमने बार बार निखिल बाबू को हराया। ठीक है, हार गए, सुशील बाबू जीत गए, एक नेता हारा, एक एमपी जीता। 2024 में क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ ढह गया आपका। निखिल बाबू और इनके परिवार के लोगों को आपने इररिलेवेंट कर दिया। इररिलेवेंट करने का परिणाम हुआ कि 1952 से जो जगह लोकसभा चित्तौड़गढ़ कहलाता था
वह चित्तौड़गढ़ आपका ढह गया, आप नहीं बचा पाए। कारण रोना जो रोइए। मेरा तो यह मानना है कि आपने एक नेता की कीमत पर एक एमपी को चुना। नेता नेता होता है, सांसद और विधायक सांसद और विधायक होता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, ये हमेशा से कहा गया है। आपको कौन, मतलब हम लोगों के सामने तो उदाहरण ही उदाहरण है। और अभी जो अशोक चौधरी जी ने कहा, इसी पर यह बात याद आई मुझे कि आपको कुछ इतिहास के झरोखों में ले चले। न हम लवली आनंद जी के चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं, पुनः कह दो, न रामा सिंह जी के चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं, न सुशील सिंह जी के चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं। हम किसी का खिलाफत करके कर ही क्या सकते हैं। लेकिन जब हमको विकल्प चुनने की बारी आएगी तो निश्चित रूप में हम किशोरी सिन्हा चुने होते, निश्चित रूप से हम रघुवंश बाबू चुने होते, निश्चित रूप से हम निखिल कुमार चुने होते। क्योंकि नेता के शब्दों में ताकत होती है, कलेजे में ताकत होती है, और उसका पृष्ठभूमि, उसका पीठ मजबूत होता है, और उसका कोई वजूद होता है। और उसी क्रम में हमको याद आया कि विशाल सिंह जी, अजय बाबू के इनके पिताजी भी एमपी थे, तपेश्वर बाबू के पोता है। सुनील सिंह जी भी राजपूत हैं। लेकिन सुनील सिंह की आवाज विधान परिषद में दहाड़ती है, और विशाल जी आते, मैं उनके चेयरमैन बनने के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन जो शुरू में हमने कहा कि जिस राजपूत के जबान में बोली है, जिस राजपूत को सीधे खड़ा होने की आदत है, जो किसी से डरता नहीं है, वो आज के किसी भी बड़े नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं है। आप बिहार में देखिए, आप देश स्तर पर देखिए, कोई भी मजबूत राजपूत नेता को उभरने नहीं दिया जा रहा है। जोगी जी अपनी बदौलत हैं, किसी और की बदौलत नहीं। अगर जोगी जी कमजोर होते तो कब के उखाड़ कर फेंक दिए गए होते। इसीलिए जब अशोक चौधरी जी ने कहा तो मुझे याद आया कि सुनील सिंह जब दहाड़ते हैं तो अशोक चौधरी जी को सुनना पड़ता है, सदन को सुनना पड़ता है। आवाज है, विशाल सिंह की आवाज आप लोगों ने कितनी बार सुनी, कहां कहां सुनी। तो मेरा पुनः कहना है कि मैं उनके अध्यक्ष बनने का विरोधी नहीं, लेकिन जिस तरीके से सुनील सिंह जी को टारगेट करके खत्म किया गया, विधान परिषद की सदस्यता खत्म की गई, और जिस तरह से वो बाउंस बैक करके आए, उस स्पिरिट का मैं समर्थक हूं। वो किस दल के हैं नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। तो मेरा ये कहना है, आप क्वांटिटी की बात करते हैं, चंद्रशेखर जी कितने एमपी लेकर चलते थे, अकेला चलते थे ना। तो हमें ऐसा नेता चाहिए। चंद्रशेखर बाबू कहते थे कि सूरजदेव सिंह मेरे मित्र हैं, लेकिन सूरजदेव सिंह चंद्रशेखर तो नहीं हो जाएंगे ना, वो भी एमपी थे, और प्रधानमंत्री बनने से पहले चंद्रशेखर जी भी एमपी ही केवल रहे, कभी मंत्री नहीं बने। तो एमपी और एमएलए और फिर नेता होने में फर्क है। वही हमें बिहार में छोटे साहब जैसा आदमी चाहिए, जो अपनी शर्तों पर राजनीति करे। छोटे साहब ने बिहार में 60 के दशक में कितने लोगों को क्या क्या किया, ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नेता चाहिए, नेता चाहिए हमें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप एक अंधी सुरंग की तरफ जा रहे हैं, आपको खुद होश नहीं है, संख्या बल से ही नाचने लगते हैं। संख्या बल का कोई वैल्यू नहीं होता है। राजपूतों के इतिहास में संख्या का वैल्यू नहीं रहा, ताकत का वैल्यू रहा है, साहस का वैल्यू रहा है, स्वाभिमान का वैल्यू रहा है। हमें ऐसे नेता चाहिए। इसलिए आपको सोचने का समय है कि आपको केवल एमपी एमएलए चाहिए कि आपको नेता चाहिए।
और नेता तो कैसा चाहिए, जो स्वयं जेल जाने के लिए तैयार हो, जो अपना बचाव खुद न कर पाता हो, जो केवल अपने परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हो, अपने बेटा बेटी से बाहर उसको कुछ नजर नहीं आता हो। इस मुद्दे पर फिर हम लोग आगे आएंगे और पुनः आपसे कहेंगे कि केवल वीडियो मत देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अन्य लोगों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।